हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर में बेसिकली दो स्टोरीज हैं, उन दोनों का ही एक्सप्लेनेशन पार्ट मैं कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने उन दोनों ही वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिएगा। यहाँ पर वन बाय वन करके उनके लिंक्स डिस्प्ले हो जाएंगे, सो मेक श्योर यू वॉच देम। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, एंड मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलना है, क्योंकि वहां पर आपको सभी नोट्स और पीडीएफ्स मिल जाते हैं। इसके अलावा क्लास 12 से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट है या कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो उसके बारे में भी आपको पता चलता रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा बेटा। अब बिना टाइम इधर उधर वेस्ट करे हम जल्दी से इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट बच्चा, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा इशू है। वो इशू अभी भी कंटिन्यू ही है और मैं स्किप नहीं कर सकती थी वीडियोस बनाना, इसीलिए मैंने थोड़ी सी कम लाइटिंग के अंदर ही बना दिया है। आई होप यू वोंट माइंड। तो जल्दी से हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखते हैं, एंड ये वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि 6 क्वेश्चंस ही हैं, तो जल्दी से उन्हें समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, What could be some of the reasons for the migration of people from villages to city? कि गांव से लोग शहर की तरफ क्यों आ जाते हैं। अब देखो बेटा, मैं पहले ही बता दूं, जब हम चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो मैं हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को रीड करके उसका मीनिंग समझाती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जो एनसीईआरटी है उसका एक एक शब्द डीकोड होना चाहिए। लेकिन मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो होता है ना, उनको लाइन बाय लाइन रीड कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि आंसर इज ऑलरेडी, ये डीकोडेड फॉर्म ही तो है ना। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करने में ज्यादा बिलीव करती हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। फिर भी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो मुझसे कमेंट करके पूछते हैं मैम आप इसका मीनिंग और बता दीजिए, नो इश्यूज विद दैट, मैं वो भी कर दूंगी। लेकिन मैं किस तरीके से समझाती हूँ मैं आपको शुरू में ही बता रही हूँ, ताकि आपको, क्योंकि 11th के स्टूडेंट्स जो थे मेरे, या जो दूसरे क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ये चीज बहुत अच्छे से पता है। 12th में जो भी नए स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें मैं स्पेशली ये चीज बता रही हूँ, ठीक है। बाकी पुराने स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी अवेयर है। तो यहाँ पूछा गया है कि गांव से जो शहर में लोग आते हैं वो क्यों आते हैं, क्या कारण होते हैं। तो बेटा उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें साहिब आलम वाली जो स्टोरी है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, तो वो विलिंगली दिल्ली आकर वहां पर सीमापुरी में नहीं बस गए थे, बल्कि वहां पर एक डिजास्टर हो गया था, बेसिकली स्टॉर्म आ गई थी। तो इन्हें क्या कहते हैं, पुश फैक्टर, कि किसी वजह से आप अपनी जगह छोड़कर आपको शहर की तरफ जाना पड़े। कई बार होता है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जिन चीजों से आप आकर्षित होके, अट्रैक्शंस इन अर्बन एरियाज, जिन चीजों से आप आकर्षित होके विलिंगली वहां जाते हो, जैसे बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर एमिनिटीज, फैसिलिटीज जो होती हैं, जॉब करियर अपॉर्चुनिटीज होती है, बेटर लाइफस्टाइल जीने की जो एक इच्छा होती है, ये सारी जो इच्छाएं होती हैं और ये कुछ अट्रैक्टिव चीजें होती हैं जिनकी तरफ आप आकर्षित होकर बेटर प्लेसेस पे या शहरों की तरफ जाना चाहते हो, सिटीज की तरफ जाना चाहते हो। तो ये सारी वो चीजें हैं। वहीं पुश फैक्टर्स मैं बता चुकी हूँ कि जैसे यहाँ पर लिखा भी है, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हो जाना, अपनी गरीबी से बचने के लिए भी कई बार हम बेटर जगह जाते हैं ताकि हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सके, ठीक है। तो ये पुल फैक्टर्स एंड पुश फैक्टर्स के हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को आंसर किया है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया है। अभी तो मैंने बेसिकली यहाँ समझा दिया है। बिल्कुल हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो उसमें आप जो साहिब आलम है, उनकी जो फैमिली है, आप उसके रिस्पेक्ट में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो किस तरीके से ढाका से वो लोग मजबूर होकर दिल्ली आ गए थे और दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, दिल्ली का जो पेरीफेरी है सीमापुरी, वहां रहने लगे। क्यों? क्योंकि 1971 के अंदर ढाका में बहुत ही जबरदस्त, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म आ गया था, जिसकी वजह से उनकी फील्ड्स वगैरह सब तहस नहस हो गई थी, राइट। तो वो भी चीज आपको बस इसमें ऐड करनी होगी। एज आई ऑलवेज से कि आप जो क्वेश्चन के आंसर्स लिख रहे हो तो क्वेश्चन को समझ के वही इंफॉर्मेशन दो जो पूछी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुड यू अग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट। कि मतलब जो गरीब बच्चों के साथ जो प्रोमिसेस किए जाते हैं, वायदे किए जाते हैं, वो निभाए नहीं जाते। उसमें से कोई रेयरली कोई एक आध निभा दिया तो निभा दिया, वरना निभाए नहीं जाते। सो वुड यू अग्री? सो यस, वी डू अग्री कि वो वादे निभाए नहीं जाते कभी भी, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंड इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर अनीस जंग जो है बेसिकली साहिब आलम से एक प्रॉमिस क्या करती है कि अगर मैंने स्कूल बनाई तो तुम आओगे ना, तो खुश हो जाता है और कुछ दिनों बाद वापस लौट कर आके पूछता भी है कि स्कूल बन गया क्या।
तो क्या कहकर इस बात को टालती है अनीस जंग कि स्कूल की बिल्डिंग बनने में भाई टाइम लगता है, ऐसे ही थोड़ी रात भर में बन जाएगी, है ना। ये कह के अनीस जंग खुद को बचाती है, लेकिन उसको बुरा लगता है कि मैंने क्यों एक ऐसा प्रॉमिस किया इस बच्चे के साथ जिसने उसकी उम्मीदों को बढ़ा दिया, है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो है यस। और जो दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसा होता क्यों है, क्यों हम जो प्रोमिसेस हैं जो गरीब बच्चों से किए जाते हैं, क्यों हम इन्हें पूरा नहीं करते, क्योंकि हम इन गरीब बच्चों को सीरियसली नहीं लेते। वी डोंट टेक देम सीरियसली एंड वी ऑफन मेड लाइटली, मतलब कि हाँ ठीक है क्या हो गया, तो है ना। तो हमारे लिए वो लोग इतने मायने नहीं रखते। दैट्स व्हाई वी मेक प्रोमिसेस विदाउट एनी जेन्युइन इंटेंट, मतलब भले ही हमें पता है कि हम वो प्रोमिसेस अगर निभा भी सकते हैं तो भी हम नहीं निभाते हैं, क्योंकि हम उस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं। वो बच्चे हमारे लिए इतने ज्यादा वैल्यू नहीं रख रहे होते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं रख रहे होते हैं। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। और उनको हम बहुत ही जैसे दे आर ऑफन मेड लाइटली, मतलब बहुत ही उसको इतना लाइटली, अगेन कोई सीरियसनेस नहीं होती है, तो वो बस आप ऐसे कैजुअली बस वो प्रॉमिस कर देते हो, आपकी कोई इंटेंशन भी नहीं होती है उसको पूरा करने की। ये सारी मेजर वजह है जिसकी वजह से हाँ ये प्रोमिसेस नहीं रखे जाते। और इस चैप्टर में भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ कि जो अनीस जंग है उसने रियलाइज नहीं किया कि भाई ये प्रॉमिस कितना ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है एक बच्चे के ऊपर। उसने सोचा नहीं, बिना सोचे हुए वो प्रॉमिस कर दिया। बाद में रियलाइज होता है अनीस जंग को कि ये प्रॉमिस उसने गलत किया, क्योंकि इस प्रॉमिस ने उस बच्चे की उम्मीद को बढ़ा दिया था कि कल को स्कूल बनेगा तो मैं स्कूल में जाऊंगा। तो ये गलत किया, और कहीं ना कहीं ये उनकी सफरिंग का, इन बच्चों की सफरिंग का भी कारण बन जाता है, क्योंकि ये दुख उनके मन में ठहर सा जाता है कि मेरी वो मुझसे ना वो प्रॉमिस किया था और प्रॉमिस टूट गया, मुझे लगा था पढ़ने को मिलेगा लेकिन पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये एक दुख का कारण और हो जाता है और सफरिंग और हो जाती है। इसलिए कभी भी वो वायदे नहीं करें जो वायदे आप निभा नहीं सकते, है ना। चैप्टर में भी मैंने रिपीटेडली ये चीज आपसे मेंशन करी है कि यहाँ पर तो चलो गरीब बच्चों की बात की है, लेकिन आप किसी भी बच्चे के साथ मत कीजिए ऐसा वादा जो आप नहीं निभा सकते, क्योंकि बच्चों के दिमाग में वो चीज बैठने लगती है, धीरे धीरे सेटल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज what forces conspire to keep the workers in the Bengal industry of Firozabad in poverty? ये है दूसरी स्टोरी जो है I want to drive a car। उससे ये क्वेश्चन है कि वो कौन सी, मतलब वर्कर्स जो हैं जितने भी बैंगल मेकर्स हैं वो जिस ट्रैप में उलझ के रह गए, तो वो कौन सी कॉन्स्पिरेसी है बेसिकली, या वो कौन सा षड्यंत्र है जिसकी वजह से उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो किसके ट्रैप में फंस जाते हैं? द विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन, ठीक है। और वो उसी ट्रैप में फंस के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मिडलमैन है, या ये जहां पर दूसरी दुनिया के लोग बताए थे, दूसरी दुनिया के लोग टू वर्ल्ड्स, फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकंड वर्ल्ड। तो फर्स्ट वर्ल्ड के लोग कौन कौन है? ये गरीब और बैंगल मेकर्स जो हैं, ठीक है। और दूसरा वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड किसका है? साहूकार्स का, मिडलमैन का, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिसमैन, इन सब लोगों का है। तो ये लीगल, या आप कह सकते हैं द प्रोटेक्टर्स ऑफ लॉ, ये सब लोगों का जो एक पावर है, अथॉरिटी है, उनके डर से, या हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा एक ट्रैप इनकी वजह से क्रिएट हो जाता है, उस ट्रैप में फंसकर ये बैंगल मेकर्स गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। तो इसमें आज दिखाया है ना कि जैसे मिडलमैन, मनी लैंडर्स, ये जितने भी लोग हैं ये कौन है? दे आर द पावरफुल पीपल। और इन्हीं पावरफुल लोगों के ट्रैप में ये लोग फंस के रह जाते हैं कि ये लोग इनको गरीबी से ऊपर उठने ही नहीं देते, इतना ही कमाने देते हैं कि जितना इनको 2 वक्त की रोटी हो जाए, कि बस ये जिंदा रह जाए, एंड दैट्स इट। इसको मैंने और डिटेल में और विथ डेप्थ आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के दौरान भी बताया है। नहीं देखा है चैप्टर, जरूर देख लें बेटा। देखिए, अगेन आई ऑलवेज से चैप्टर के हिसाब से तो मैं आपको, सिलेबस के हिसाब से तो मैं आपको बताती ही हूँ, मैं उसके अलावा भी आपको उसके बियॉन्ड भी जाके चीजें समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो वैसी ही बने कि आपको चीजें बेटर समझ में आए। सिर्फ चैप्टर का कि क्वेश्चन आंसर याद नहीं करने होते, उस चैप्टर का एसेंस आपको एक समझना होता है, राइट। तो ये ही वो विशियस सर्कल है जिसके अंदर इन इन बैंगल मेकर्स को, इन पुअर लोगों को कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होने दिया जाता है, और उन्हें ट्रैप करके रख लिया जाता है, जिससे उनका इकोनॉमिक और सोशल इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता है, रुक जाता है, ठीक है। और अगर किसी भी व्यक्ति का, स्पेशली पुअर लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर नहीं हो पाएगा, तो उनमें वो कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे, अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे। अदरवाइज किसी के खिलाफ के अंदर अगर कोई आवाज उठा दे, मतलब कोई लीडर है,
लीडर के सामने अगर हम अपनी आवाज उठा दें, हम लीडर की बात मानना बंद अगर कर दें, तो फिर किस बात का लीडर? लीडर सिर्फ तब तक लीडर है जब तक हम लोग उसकी बात मान रहे हैं, या प्रजा जो है या जो कमजोर है वो एक लीडर की बात जब तक मानता है तब तक ही लीडर है ना? जब बात मानने छोड़ दें तो वो काहे का लीडर है ना? तो इन लोगों की बात मानते रहें, इसीलिए कमजोर को कमजोर ही बनाए रखते हैं। अगर कमजोर को थोड़ी सी भी पावर देने लग गए तो वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, और एक स्ट्रांग आदमी को अपने ऊपर लीडर पसंद नहीं आता। इसीलिए जानबूझ के इन लोगों को, इनका जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेटस है उसे बहुत वीक रखा जाता है। अंडरस्टूड? चलिए, ये हो गया अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। पहला क्वेश्चन है, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? मतलब अपने सपने को पूरा करने के लिए मुकेश क्या क्या कर सकता है? तो टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट का मतलब ये हो गया कि यहाँ कहीं ना कहीं आपके ओपिनियंस पूछे जा रहे हैं। तो एक तो मुकेश को क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए उसे, स्पेशली उसको ये मेंटल स्ट्रेंथ ये चाहिए कि अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए मेरे सामने चाहे कोई भी चैलेंज आ जाए मैं उसका सामना करूंगा, बिकॉज मुकेश के लिए दिस जर्नी इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी जर्नी। ठीक है, आसान जर्नी, आसान सफर ये नहीं होने वाला है, मुश्किल ही होने वाला है। ठीक है, अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन होना चाहिए जो टस से मस ना हो सके। ठीक है, इसके अलावा मेहनत उसे बहुत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हार्डवर्क उसे करना पड़ेगा। और जो भी ट्रेडिशनल या ऑप्रेसिव बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री जो ये ऑप्रेसिव बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री यानी एक ऐसी इंडस्ट्री जो सामने वाले के इमोशंस को, उसके विचारों को ही दबा दे, तो उसे कहा जाता है ऑप्रेसिव, विचारों को ही दबा देना। तो ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे माहौल, ऐसे एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के लिए उसे बहुत हार्डवर्क करना होगा, बहुत अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ता चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए, और तभी जाके वो अपने आप को इस विशियस सर्कल से बाहर निकाल पाएगा। जनरेशन से उसके परिवार वाले जो काम कर रहे हैं, पूरा फिरोजाबाद जो काम कर रहा है, वो अपने आप को उससे बाहर निकाल पाएगा। इसके अलावा उसे मेहनत करनी होगी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में। जो बैंगल मेकर वो नहीं बनना चाहता, जो मोटर मैकेनिक को बनना चाहता है, तो मोटर मैकेनिक बनने के लिए उसे अपनी जो स्किल्स इंप्रूव करने की जरूरत है, उन स्किल्स को उन्हें इंप्रूव करना होगा, और अपना जो करेज है लगातार उसे बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि आज तो मैं करेजियस फील कर रहा हूँ, अगले दिन मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है, फिर मैं बोर सा महसूस कर रहा हूँ। नहीं, एक कंसिस्टेंटली ही हैज टू बी करेजियस, ही हैज टू बी हार्ड वर्किंग, राइट? अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि है मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। ये मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन में बताया था कि ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। आई साइट वीक हो सकती है, अंधेरे में काम करते हैं, हाई टेम्परेचर में काम करते हैं। इसके अलावा पैल्पिटेशंस के इशू, ब्रीदिंग इशू हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा और जैसे जो पाउडर होता है कांच का, बहुत बारीक पाउडर होता है, सांस के साथ भी वो अंदर जा सकता है, अगेन उससे भी ब्रीदिंग इश्यूज ही हो सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके की इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है, कट्स लग सकते हैं, है ना? और जो आई साइट है वीक तो हो ही सकती है, ब्लाइंड भी हो सकते हो। तो बहुत ही कम उम्र के अंदर ये सब चीजें होने के खतरे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना इनहेलिंग फ्यूम्स, तो उसी से ही वो जो आग भी जल रही होती है, इतने बड़े बड़े फर्नेसेस, आग के भट्टे जल रहे होते हैं, तो वो भी सांस के साथ जब वो फ्लेम्स भी अंदर जाती है, तो अगेन इट इज वेरी रिस्की, है ना? तो ये सब हैजार्ड्स है वहां पे काम करने की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ? मतलब चाइल्ड लेबर को किस तरीके से, मतलब एक तो चाइल्ड लेबर क्यों नहीं होनी चाहिए और इसको एलिमिनेट करने के तरीके क्या हैं? तो देखो, चाइल्ड लेबर एक तो इसलिए नहीं होनी चाहिए, अगर बच्चों से काम कराना है ना, तो उन्हें घर में काम कराने की एक आदत होनी चाहिए, कि जैसे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जैसे लड़का हो लड़की हो उसे खाना बनाना आना चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो आगे चल के किस तरीके की सिचुएशन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कोविड आया था, तो कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कोविड जैसा कोई मतलब सीजन ऐसा आएगा जहां कोविड भी फेस करना पड़ेगा। तो हम कई बार कहते हैं ना कि हाउस हेल्प हम रख सकते हैं, या अब तो हम ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन कोविड में ये कोई चीज पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, तो चाहे आपको पूरा दस्तरखान लगाना ना आता हो, लेकिन आपको बेसिक कुकिंग आनी चाहिए, तो घर में आप काम करवाना है तो आप घर में ये काम कर सकते हैं, वो दैट इज फाइन। ठीक है, घर को क्लीन कैसे रखना है ये सबको आना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि लड़कियों को ये सिखाओ, नो, कि ये काम लड़कियों को सिखाओ वो काम लड़कों को सिखाओ, नो, दोनों को इक्वली ये सारे काम सिखाने चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू लेबर, कि भाई बच्चों से मजदूरी करवा रहे हैं, या अगेन हाउस हेल्प के तौर पे बच्चों से काम करवा रहे हैं, या जैसे टी स्टॉल पे साहिब आलम काम कर रहा था, या बैंगल मेकर्स हैं, वो काम नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो ये उन्हें अपनी एजुकेशन से दूर ले जाते हैं, या फिर
प्रॉपरली एजुकेट नहीं हो पाते, वो लैक ऑफ एजुकेशन होता है कि जहाँ पे उनको बस थोड़ी सी लिखा पढ़ी बस आ जाती है, लेकिन समझ नहीं आती है कुछ, आप उनका आईक्यू डेवलप नहीं हो पाता, ओपिनियन डेवलप नहीं हो पाता, है ना। तो एक तो लैक ऑफ एजुकेशन होती है। दूसरा बचपन, बचपन होता है भाई, उसके अंदर ना आपके ऊपर कमाई की, घर को पालने की जिम्मेदारियां नहीं होनी चाहिए, वरना वो उम्र ऐसी उम्र है वो दोबारा कभी नहीं आएगी। तो वो भी एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि वो बच्चों को मिलना ही मिलना चाहिए। और सबसे जरूरी तो देखो एजुकेशन ही है। तो बच्चों को एजुकेट होना बहुत, हर इंसान को एजुकेट होना बहुत जरूरी है। ये हम जो कहते हैं ना जनरेशन गैप आ गया, वो जनरेशन गैप कहीं ना कहीं एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी है। लैक ऑफ एजुकेशन का मतलब है जैसे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, तो यहाँ पर इस फुल स्टॉप नहीं हो गया, चलो मेरा तो प्रोफेशन है कि मैं टीचर हूँ, तो मुझे हमेशा पढ़ना पड़ता ही है, पढ़ना होता ही है मुझे, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं अगर एक टीचर नहीं भी होती ना, तब भी आजकल बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है उससे मुझे अवेयर होने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि मेरा भी एग्जाम होने वाला है तो मैं उस हिसाब से पढ़ूं, लेकिन वो अवेयर होने की जरूरत है कि आजकल बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो वो समय के साथ अपने आप को अपडेट करते रहना बहुत जरूरी है। सो एजुकेशन तो इट्स अ मस्ट, ठीक है। और किस तरीके से, अगेन, किस तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है, एजुकेशन की तरफ ही डाइवर्ट करके। और वो एजुकेशन कोई खाना पूर्ति वाली एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, खाना पूर्ति वाली कि भाई बस हाँ ठीक है फॉर्मेलिटी के लिए एजुकेट कर दिया, कि जहां पर सिर्फ आपको ना किताबें पढ़कर आप बस वो हो गए हो, लेकिन आपने उनके मीनिंग को, उसके सेंस को नहीं समझा, ठीक है। तो क्वालिटी एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब टीचिंग के साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए। मेरे तो बैनर का टैगलाइन भी यही है कि टीचिंग के साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए, जितना आपने पढ़ा है उसका सब कुछ रग रग पता होना चाहिए, है ना। तो फ्री और क्वालिटी एजुकेशन देनी बहुत जरूरी है। फैमिली का इनकम, अगर अगर फाइनेंशियल स्टेटस भी इंप्रूव होता है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटस अगेन कैसे इंप्रूव होगा, जिस तरीके के विशेष साइकिल की बात हमने, विशेष सर्कल की बात हमने करी थी, उस विशेष सर्कल को तोड़ने की बहुत जरूरत है। तो वो जो लीडर्स हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, उनको, गवर्नमेंट को इसको लेकर जरूर काम करने चाहिए कि लोग जो हैं, जो जैसे बैंगल मेकर्स या उनके जैसे और भी लोग, वो स्ट्रैप में फंस कर ना रह जाए, उनका फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव हो सके, ताकि वो अपनी छोटी छोटी इच्छाएं एटलीस्ट पूरी कर सके। इससे भी हमारी जो सोच होती है वो बेटर तरीके से हमारी थिंकिंग बनती है ना। तो ये सारी वो सारी चीजें हैं जो बिल्कुल डेवलप हमारे अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है, लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। मैं एक चीज का एग्जांपल बहुत ज्यादा देती हूँ और हमेशा से, मतलब पिछले 2-4 साल से तो दे ही रही हूँ, कि आपके अंदर सिविक सेंस होना बहुत जरूरी है। कि भाई एटलीस्ट आप जैसे गाड़ी चलाती है, तो मैंने 26 जनवरी को एक शॉर्ट भी बनाया था कि टायर घुमाना आना गाड़ी चलाना नहीं होता भाई, आपको उसको पार्क करना भी प्रॉपरली आना चाहिए, है ना, कि आप सही तरीके से पार्क कर रहे हो। कई बार एक गाड़ी के पीछे करते हैं, अरे इतनी सारी जगह बची हुई तो है, अरे इतनी सारी जगह जब बची ही थी तो आपको वहीं पर प्रॉपरली पार्क कर देना चाहिए था, है ना। तो आप सोच लो कि ऐसे लोगों का क्या ही आईक्यू होगा, है ना। तो आपको अपना आईक्यू थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। बेसिक सिविक सेंस जो होते हैं उसी से समझ में आता है। कचरा है डस्टबिन में ही फेंको। तो ये कुछ चीजें हैं जिस जो एक अवेयरनेस क्रिएट करता है। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं कि एजुकेशन के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उस चीज की अवेयरनेस फैलाना। तो ये वो चीजें हैं जो हम सबको, इसका हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट को ये करना होगा, हमें भी ये योगदान देने की जरूरत है। क्योंकि गवर्नमेंट भी, सच बताऊं, तभी सक्सेसफुल हो पाती है जब आम नागरिक भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करे और सहयोग दे। कि भाई सरकार ने डस्टबिन लगा दिया, उसने अपना काम कर दिया, हमारा काम है कि कचरा उसके अंदर फेंके, उसके बाहर नहीं। तो ये टीम वर्क की तरह होता है ना। तो वो टीम वर्क के अंदर हम लोग भी पार्टिसिपेट करें। तो ये सारी चीजें हैं बेटा जो मैं आपको यहाँ पर, ये तो चलो समझा ही दिया, इसके अलावा मैं भी आप लोगों को जो सजेशन देना चाहती थी वो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर इसी के साथ हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कंप्लीट होता है और ये लॉस्ट स्प्रिंग ये चैप्टर भी यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको ये पूरा चैप्टर, कैसा लगा आपको ये पर्टिकुलर वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको पता है मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज्यादा वेट रहता है, राइट। तो मेक श्योर यू कमेंट। कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई भी डाउट हो, या आप अपनी तरफ से अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हो मेरे साथ, यू आर मोस्ट वेलकम। जरूर कमेंट करके मुझसे वो डाउट पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरे पुराने बच्चे अच्छे से जानते हैं, मैं कभी भी किसी डाउट को खाली नहीं जाने देती। आई ऑलवेज क्लियर योर डाउट्स, आई ऑलवेज आंसर योर डाउट्स, राइट। तो आपको जो भी पूछना है मेक श्योर आप जरूर कमेंट करके मुझसे पूछें, ठीक है। इसके अलावा अपना ढेर सारा ध्यान रखें, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और बेटा बहुत शेयर कीजिए, इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा प्लीज।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना बाबा, वहां पर सारे के सारे नोट्स पीडीएफ आपको मिलते हैं, सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट्स, नोटिफिकेशंस सब आपको वहां पर टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, तो उसे जरूर ज्वाइन करें। क्लास 12 का टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, राइट? तो आप जल्द ही मिलेंगे हम एक अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए एंड टेक केयर एंड गुड बाय।